नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महिला आरक्षण को लेकर घिरी मोदी सरकार की। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। पश्चिम एशिया जंग में ईरान के दबदबे की देखेंगे। बंगाल में कैसे बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। राहुल के तमिलनाडु दौरे में क्या रहा खास, जानेंगे राहुल गांधी के मामले में कोर्ट के बड़े आदेश को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बिहार की सियासत में मची उथल पुथल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में 10 जून तक जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। पंचायत चुनाव की टाइमलाइन पर उठे सवाल। तय समय पर चुनाव होने में आ सकती है मुश्किलें। 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है पंचायतों का कार्यकाल। घटाई गई विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली जेड सिक्योरिटी। बिहार सरकार ने दी जानकारी। एआई के युग में न्यायपालिका की पुनर्कल्पना पर सीजे सूर्यकांत का बड़ा बयान। कहा, उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से न्यायिक कार्यप्रणाली को मिलेगी गति। नैतिकता, गोपनीयता और निष्पक्षता पर दिया जोर। सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर दिल्ली की राज्य रेवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर मोदी सरकार को संसद में मुंह की खानी पड़ी। विपक्ष ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, लेकिन बिल पारित न हो पाने के बाद भी इसे लेकर बहस गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार को आईना दिखाया। वहीं इस करारी हार के बाद एनडीए ने देश भर में प्रदर्शन किया। तो कैसे महिला आरक्षण के मुद्दे पर गरमाई सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार को संसद में बड़ी हार मिली है। सरकार के महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा के टेस्ट में फेल हो गए। सरकार संविधान का 131वां संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं जोड़ पाई। 54 वोट से ये बिल गिर गया, जिसे विपक्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है। वहीं मोदी सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। ऐसे में सरकार की तरफ से इस हार को भी भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है, कल देश के हर नागरिक ने वो नज़ारा देखा जब देश की महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को विपक्ष ने एकजुट होकर कुछ। यही नहीं, एनडीए नेताओं ने देश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन भी किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर विरोध मार्च के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को पुलिस कर्मियों ने हिरासत में भी ले लिया। पीएम मोदी भी रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। यानी बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को ही घेरने में जुट गई है, लेकिन विपक्ष ने भी उसके पूरे नैरेटिव का पर्दाफाश कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये बात परिसीमन से जुड़ी हुई थी। मोदी सरकार का मानना था कि अगर बिल पारित होगा तो उनकी जीत होगी और बिल पारित नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी बता देंगे। ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि महिला आरक्षण विधेयक तो पहले ही पारित हो चुका है और केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे 2034 में लागू किया जाएगा, लेकिन परिसीमन एक अलग मुद्दा है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि मेरी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने इन दोनों को जोड़ा और महिला आरक्षण के माध्यम से परिसीमन पारित कराने की कोशिश की, अंततः उसे सभी पक्षों की सहमति नहीं मिली, जिसके कारण महिलाओं को 2029 में आरक्षण नहीं मिलेगा। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये हार आने वाले वक्त में बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। मोदी सरकार संकट में दिखाई दे रही है, तो संकट इस वक्त पश्चिम एशिया पर भी गहराता दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ बैठक करने से साफ इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि अगर अमेरिका को जंग चाहिए तो जंग ही होगी। तो क्या चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा जंग छिड़ने वाली है। दोनों पक्षों की तरफ से आने वाले बयान कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। अब तक खबर यह आ रही थी कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्ष एक बार फिर बातचीत की टेबल पर मिलेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने पाकिस्तान की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया है।
ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए सहमत नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए अमेरिकी पक्ष को दूसरे दौर की बातचीत के लिए अपनी असहमति से रूबरू करवाया। हम उन लंबी और निरर्थक वार्ताओं में समय बर्बाद नहीं करना चाहते जिनसे कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसे में दूसरे दौर की वार्ता फिलहाल स्थगित मानी जा रही है। ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी है। उन्होंने ईरान को बातचीत की टेबल पर सहमति बनाने के लिए दबाव बनाते हुए धमकी दी कि अगर ईरान के साथ बुधवार यानी 22 अप्रैल तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेगा। मौजूदा सीज़फायर को बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। दरअसल 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच लागू 2 हफ्तों का सीज़फायर खत्म हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी और ईरान का वार्ता से इनकार करना इस क्षेत्र में दोबारा जंग की आशंका को बढ़ा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी हालात पहले जैसे हो गए हैं। ईरान ने लेबनान में युद्ध विराम के बाद इसे खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने जब नाकेबंदी नहीं हटाई तो अब ईरान ने भी हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह का कहना है, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी कभी भी वैध नहीं होगी। उपनिवेशवाद के युग का अंत होना चाहिए। अमेरिका दूसरे देशों को आदेश नहीं दे सकता। भविष्य में कभी भी कोई नाकाबंदी नहीं होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मनमानी नहीं चलने देगा। खातिबजादेह ने ट्रंप की बमबारी वाली धमकी के जवाब में आगे ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान का मानना है कि युद्ध से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकता, लेकिन हमले की स्थिति में वो अपना बचाव जारी रखने के लिए तैयार है। हम आखिरी ईरानी सैनिक के गिरने तक लड़ेंगे। यानी अमेरिका अगर जंग शुरू करता है तो ईरान भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग भड़क सकती है तो पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चरम पर है। टीएमसी ने सीआरपीएफ जवानों पर बीजेपी एजेंट के रूप में काम करने और असम के सीएम हेमंता पर भड़काऊ टिप्पणी का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सीएम ममता ने केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी है। तो क्या चल रहा है बंगाल में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर दावा किया है कि सीआरपीएफ के जवान निष्पक्ष रहने के बजाय भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शिकायत के साथ एक सोशल मीडिया वीडियो का हवाला दिया गया है जिसमें स्थानीय नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि जवान भाजपा उम्मीदवारों के साथ घूमकर उनके पर्चे बांट रहे हैं और वोटरों को डरा धमका रहे हैं। टीएमसी का तर्क है कि ये गतिविधि फोर्स डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस मैनुअल 2023 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सीधा उल्लंघन है। पार्टी ने दोषी जवानों पर एफआईआर दर्ज करने और चुनाव आयोग से सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं इन सब के बीच राज्य में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। उलुवेरिया पूर्व में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एजेंसियां भाजपा के तोते की तरह काम ना करें। इसके साथ ही ममता ने बताया कि टीएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 37% और राज्यसभा में 46% है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की हार शुरू हो चुकी है और वो बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। अब दुरंतो खेला का वक्त आ गया है। इस चुनावी समर में विवाद महज स्थानीय नहीं रह गया है। टीएमसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। उन पर ममता बनर्जी के विरुद्ध सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। यानी बंगाल चुनाव अब केवल विकास या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है। निष्पक्षता के दावों, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और तीखे व्यक्तिगत हमलों के बीच बंगाल की सत्ता का ये संघर्ष एक पूर्ण सियासी युद्ध का रूप ले चुका है, जिसका फैसला अब 4 मई को सामने आएगा। बंगाल में सियासी दलों के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है तो तमिलनाडु में भी बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मेगा रैली की। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर संविधान का जिक्र किया और बीजेपी की परेशानी बढ़ाने का काम किया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। राज्य में नेताओं के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। तमिलनाडु के पोन्नेरी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार को मिली हार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल संसद में मोदी सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया, जिसे महिला विधेयक बताया गया, जबकि इसी तरह का विधेयक 2023 में पहले ही पारित हो चुका था। इसमें परिसीमन का मुद्दा छिपा हुआ था, जिसका मकसद तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना और दक्षिणी, छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों को कमजोर करना था। हमने कल संसद में उस विधेयक को हरा दिया। राहुल ने आगे कहा कि हमने संविधान में निहित भारत की अवधारणा की रक्षा के लिए इस विधेयक का विरोध किया और उसे विफल कर दिया। भारत यानी भारत राज्यों का एक संघ है, जहां हर एक राज्य को अपनी बात कहने का अधिकार है।
हर एक राज्य को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भाषा के संरक्षण और अपनी परंपराओं की रक्षा का अधिकार है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री एक राष्ट्र, एक नेता, एक भाषा, एक जनता की बात करते हैं तो वो भारत के संविधान पर हमला करते हैं। तमिलनाडु में राहुल की हुंकार ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। बीजेपी के लिए दक्षिण में पैर जमाना पहले से ही काफी मुश्किल भरा दिख रहा था और अब राहुल ने ये परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है तो राहुल गांधी को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राहुल के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन अब कोर्ट ने अपने फैसले पर यू टर्न मारा है, यानी अपने ही आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की बीजेपी की नई साजिश नाकाम हो गई है और एक बार फिर बीजेपी को करारा झटका लगा है। दरअसल दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में बीते दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे अब अदालत ने रोक दिया है। कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है तो वहीं कांग्रेस को घेरने के बीजेपी के मंसूबे एक बार फिर उजागर हो गए हैं, क्योंकि ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का एक कदम राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने की कोशिश थी, जो सफल नहीं हो पाई। और सोचने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को ऐसे वक्त में उठाया गया जब राहुल गांधी बीजेपी की नीतियों की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं और अब इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इससे पहले लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को बीजेपी कार्यकर्ता शिशिर की याचिका को खारिज किया था। निचली अदालत का तर्क था कि वो नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है तो पूर्वोत्तर से भी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है, जहां से बीजेपी के लिए बड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है और बीजेपी के सारे दावों पर पानी फिर गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। हाल ही में हुए त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं टिपरा मोथा ने 28 में से 24 सीटें जीतकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। बीजेपी सरकार दावा कर रही थी कि हम सभी 28 की 28 सीटें जीतेंगे। सीएम माणिक साहा ने तो यहां तक कह दिया था कि एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी, लेकिन उनके सभी दावे झूठे साबित हुए हैं, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि इस स्थानीय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि राष्ट्रीय पार्टियों की पकड़ अभी जनजातीय इलाकों में कमजोर है। वहीं आज भी स्थानीय मुद्दे जैसे भाषा, भूमि अधिकार और पहचान ज्यादा हावी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि त्रिपुरा के कुल एरिया का 70% का शासन TTAADC संभालती है, यानी अब बीजेपी की जो सरकार है उसका शासन त्रिपुरा के सिर्फ 30% जमीन पर ही रह गया है। त्रिपुरा विधानसभा में भी ट्राइबल एरिया की 20 सीटें हैं। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अभी से गहमागहमी तेज हो गई है। वहीं नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हम टिपरा मोथा को जीत की बधाई देते हैं और जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम इस हार को सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। टिपरा मोथा की इस जीत को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी लंबे समय से ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग उठा रही है। ऐसे में ये जनादेश उसकी विचारधारा को और मजबूती दे सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार की सियासत में मची उथल पुथल की। बिहार को नया मुख्यमंत्री तो मिल गया, लेकिन राज्य की सियासत में मची हलचल बढ़ती ही जा रही है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तरफ 24 अप्रैल को उनकी फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा होनी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर सियासी चर्चा तेज है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो राज्य की सियासी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे और अपनी सरकार के बहुमत को साबित करने की कोशिश करेंगे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव ने पूरे राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी एक अलग सियासी हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे एक बार फिर बिहार की बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक 24 अप्रैल के विशेष सत्र से ठीक 4 दिन पहले बुलाई गई है, जिसे लेकर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।
अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो देखना होगा। इसके अलावा बता दें, सत्र की अधिसूचना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और विधायकों को भेज दी गई है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। ऐसे में ये विश्वास मत सरकार की स्थिरता और राजनीतिक मजबूती का पहला बड़ा परीक्षण माना जा रहा है। विधानसभा के इस विशेष सत्र पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में सभी विधायकों से निर्धारित समय पर सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया कि सत्र की कार्यवाही समय पर शुरू की जाएगी और सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।